देश में प्रमुख मुद्दा बने बेरोजगारी की समस्या से निपटने पर मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में पूरा जोर दिया गया है। इसकी अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में रोजगार शब्द का इस्तेमाल लगभग 57 बार किया। बजट की 9 प्राथमिकताओं में रोजगार और कौशल विकास दूसरे स्थान पर है। आने वाले 2 से 4 साल में 4 करोड़ 10 लाख युवाओं को रोजगार देने पर सरकार का फोकस है, जिसके लिए 2 लाख करोड़ रुपए का खर्च जो है वो किया जाएगा। 5 साल के दौरान लगभग 20 लाख युवाओं को स्किल्ड बनाने पर जोर दिया जाएगा। ईपीएफओ में पहली बार रजिस्टर होने वाले एम्प्लॉयज़ को लगभग 15,000 मिलेंगे। ऐसी तमाम स्कीम्स में पैसे इन्वेस्ट किए जाएंगे, जिससे युवाओं के रोजगार के लिए उनके मौके मिलेंगे, उनको मौक़ों को बढ़ाया भी जाएगा। तो चलिए इसी पर मंथन करते हैं। रोजगार की बात हो, युवा शक्ति को आगे बढ़ाने की बात हो, हमारे साथ इस चर्चा में खास पैनलिस्ट भी जुड़ चुके हैं। मनीष गुप्ता इकोनॉमिस्ट, डॉक्टर श्रीकांत पाटिल एमडी क्रिस्प और सुचिता दत्ता ईडी इंडियन स्टाफिंग फेडरेशन। आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। और मनीष जी, आप ही के पास आऊंगी क्योंकि हमने देखा है कि हाल ही में आम चुनाव की अगर हम बात करें, बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा भी बना है और भले ही उस वजह से कह लीजिए या वैसे भी कहीं ना कहीं रोजगार और युवा शक्ति तो मेरे ख्याल से कई बार सरकार के पॉलिसी नीतियों की अगर हम बात करें या उनके अध्ययन की बात करें तो ये हमेशा से केंद्र भी रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री की रोजगार योजनाएं जिनके बारे में बातचीत हुई है, स्किलिंग प्रोग्राम की अगर हम बात करें जिसका जिक्र हुआ है, इंटर्नशिप अफसर पहली बार जो नौकरी जिनको मिल रही है उनके लिए प्रोत्साहन, तमाम तरह के सौगात और झड़ी एक तरह से लगा दी गई है। एक विश्लेषण मैं आपके जरिए चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पर भले ही हम बड़े बड़े नंबर्स देख रहे हैं, बड़े बड़े फिगर्स देख रहे हैं, हमेशा से ऐसे होता है कि ऐलान होते हैं लेकिन इनके इम्प्लीमेंटेशन में समय लगता है। ओवरऑल आप इस फोकस को लेकर, इस प्लान को लेकर जो सरकार ने पेश किया है रोजगार और युवाओं के लिए, कैसे देखते हैं? देखिए, जो प्लान अभी सरकार ने दिया है बजट में, वो दिखने में बहुत ही लुक्रेटिव है, बहुत ही शानदार है, लेकिन इसको ग्राउंड पर उतारना उतना ही मुश्किल है। देखिए, हम ये जानते हैं कि इस देश में अपॉर्चुनिस्ट लोग बहुत हैं, तो इस योजना का कैसे पर्सनल बेनिफिट लिया जाए, कैसे इसको डॉज करके पैसा कमा लिया जाए, ऐसी मानसिकता लोगों में है और खूब है। हमने हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई 1-2 साल पहले की योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का हाल देखा, जिसमें प्रोग्राम तो आधार लिंक्ड था और उसमें 36 तरह की सर्विसेज थी जिनके बेसिस पे आप, जिनके नाम पे आप ट्रेनिंग ले सकते थे और एक बंदा एक ट्रेनिंग ले सकता था, उसको भी कुछ पैसा मिलता था, सर्विस देने वालों को भी कुछ पैसा मिलता था। लेकिन वो योजना फ्लॉप हो गई क्योंकि उसमें जो ट्रेनिंग मॉड्यूल था वो बहुत प्रॉपर नहीं था, ट्रेनर खुद ट्रेंड नहीं थे और ये विजन नहीं था। ये छोटी छोटी बिल्कुल कुटीर उद्योग वाली छोटी सी नॉलेज मिलने के बाद मानो ट्रैक्टर चलाना सीख लिया, किसी ने वेल्डिंग करना सीख लिया या किसी ने खराद लेथ मशीन कट मारना सीख लिया, तो वो आगे क्या करेगा? कहीं ना कहीं जो नीति नियामक लोग हैं उनको ये महसूस हुआ कि हमारी ये योजना इसलिए फेल हुई क्योंकि हमारे ट्रेनर प्रॉपर नहीं थे। तो इस बार उन्होंने कहा कि जो टॉप 500 कंपनियां हैं या आने वाले समय में टॉप 1000 कंपनियां हो जाएंगी, हम ये ट्रेनिंग का जिम्मा उन पर सौंप दें। तो जाहिर है मार्केटिंग में, ऑपरेशंस में, लॉजिस्टिक्स में, है ना, एचआर में और फाइनेंस में मेजरली ये, और अदर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, इन एरियाज में ट्रेनीज की जरूरत है। और सच्चाई ये है, आज देश स्किल्ड मैन पावर की कमी से जूझ रहा है। आप किसी भी फील्ड में जाइए, स्किल्ड मैन पावर नहीं है। तो अगर देखें तो ये आइडिया बहुत शानदार है। सीधे मानो अगर जैसे मेरे किसी पड़ोसी को किसी एक टॉप नॉच कंपनी में एक्मे में जॉब मिल जाती है, लैक्मे में जॉब मिल जाती है, हिंदुस्तान लीवर में जॉब मिल जाती है, और वो 1 साल वहां से करके निकलता है और उसे उस कुछ स्टाइपेंड मिल गया, और आने वाले समय में उसको फिर कोई भी कंपनी हायर करने में हैप्पी होगी क्योंकि उस समय उसको 20,000 देने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि नए आदमी को कोई अपने यहाँ ट्रेनिंग देके सीट खराब नहीं करना चाहता, ट्रेनिंग देके अपनी एनर्जी खराब नहीं करना चाहता। तो कहीं ना कहीं ये योजना एक तरफ तो पीएमकेवीवाई से इम्प्रूव्ड है, और दूसरा ये योजना जो है इस बात का सबूत है कि ट्रेंड लोग इंडस्ट्री में आएंगे। उस तरीके से ये ठीक है। सरकार ने कहा कि भाई जो यहाँ करेगा उसको हम 15,000 रुपए देंगे, 3 साल 4 साल में देंगे।
अब उसमें 4 साल का बजट डाल दिया। कहने का स्पष्ट मतलब ये है, अगर मैं बजट की बात करूं तो जो बजट इन्होंने 1 साल ये दिया है, आज इस बार जो एलोकेट किया है, वो 4 साल में खर्च करना है। यानी यहाँ जो पैसा बचेगा सरकार किसी और काम में उसे ले गई। अब है ना। अब इसी तरीके से दूसरी स्कीम की अगर बात करें तो उन्होंने कहा जितने भी नए पीएफ के रजिस्ट्रेशन होंगे उनको हम पैसा देंगे। उसी तरीके से तीसरी स्कीम में एम्प्लॉयर्स को भी सपोर्ट करेंगे, फंड करेंगे। हमें इस पे डिटेल्ड रेगुलेटेड रूल बनाने की जरूरत पड़ी, क्योंकि अगर रूल्स अच्छे बने और इसका जेन्युइन सेंस में इम्प्लीमेंटेशन होता है तो ये स्कीम सुपर हिट हैं, अच्छी हैं। क्योंकि आप वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग की जगह ऑन द जॉब ट्रेनिंग दे रही हैं, और ऑन द जॉब ट्रेनिंग वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग से 10 टाइम बेटर होती है। इसलिए मेरे हिसाब से ये स्कीम बहुत अच्छी है, लेकिन इसके प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने पड़ेंगे। मुझे डर इस बात का है कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग ये एम्प्लॉयज को रजिस्टर करें, पैसे खाएं और चलें, और उनको जो मॉनिटर करने आए वो भी कुछ पैसे खा ले और वो भी निकल जाए। बिल्कुल, इस तरह की स्कीम्स में अक्सर इस तरह का डर भी होता है, लेकिन आपके सारे जो आपका मत है वो बिल्कुल वाजिब भी है। और डॉक्टर श्रीकांत, अक्सर देखा भी गया है कि पॉलिसियाँ नीतियाँ बनती हैं लेकिन उसके अमल में हमेशा कहीं ना कहीं दिक्कतें सामने आती है। यहाँ पर हम केवल रोज़गार पैदा करने की बात नहीं कर रहे हैं, उनकी स्किलिंग की भी बात कर रहे हैं। इस पर भी बहुत फोकस दिया गया है। इतना ही नहीं, आप सही तरीके से पढ़ाई लिखाई करें ताकि आपको जल्द से जल्द रोजगार मिले, उसके लिए भी आपको वित्तीय सहायता दी जा रही है लोन के जरिए। मेरा सवाल आपसे यहाँ पर ये है कि जहाँ पे रोजगार पैदा करने की बातचीत हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग मेरे ख्याल से एक ऐसा क्षेत्र जो कि सुर्खियों में रहा है, लेकिन उसके अलावा मान लीजिए अगर इसको इम्प्लीमेंट हमें करना हो तो हम किन किन सेक्टर्स की बात कर रहे हैं, किस किस तरह के रोजगार की बात कर रहे हैं। हम 500 कंपनियों के साथ इंटर्नशिप की बात कर रहे हैं जहाँ पर उनको 5,000 रुपये हर महीना मिलेंगे, वन टाइम 6,000 रुपये भी उनको मिलेंगे। तो भले ही आप चाहते हैं कि इंडस्ट्री से पार्टिसिपेशन हो, आपने उन पर भी दारोमदार डाल दिया है ताकि वो सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर इसमें आगे बढ़े, लेकिन ये किन क्षेत्रों की हम बात कर रहे हैं, हम किस तरह की नौकरियों की बात कर रहे हैं, जरा इसके बारे में जानकारी दीजिए श्रीकांत जी। अभी का जो अगर बजट देखते हैं हम लोग, तो ये आत्मनिर्भर भारत की ओर जो जाने का हमारा संकल्प है, उस दिशा में हम जा रहे हैं। आप भारत की नींव देखने जाओगे तो भारत की नींव युवा है। हम जिस डेमोग्राफिक डिविडेंड की हमेशा बात करते आए हैं, और आदरणीय पंतप्रधान जी ने और प्रधानमंत्री जी ने हर मंच पर कहा है कि भारत युवा देश है। युवा देश जब है तो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारा सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट फैक्टर है। आपका जो सवाल है कि भारत का युवा किस किस क्षेत्र में काम कर सकता है, जैसे मैं आपको क्रिस्प के बारे में 1 मिनट में बताता हूँ। क्रिस्प हमारा मध्य प्रदेश संस्था है और मध्य प्रदेश की संस्था है। हम करीबन 12 सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, जैसे माटी के बर्तन से लेके हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, हाइड्रोलिक्स है, न्यूमेटिक्स है, कई एडवांस टेक्नोलॉजी भी, और भारत की जो प्राचीन संस्कृति है उसके बारे में जो कौशल है, जैसे हस्त कौशल है या आपकी डेक्सटेरिटी स्किल्स है, आपका वुड कल्चर है, ये सभी कल्चर्स में और सेक्टर्स में हम लोग काम कर रहे हैं। आप डेमोग्राफिक डिविडेंड की हमने अगर उसका एनालिसिस किया और हमने समझने की कोशिश की, तो भारत पूरे विश्व में युवा देश है और हर क्षेत्र में भारत में अवसर है। आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल का अगर क्षेत्र देखने जाए कि तो हमारा फ्यूल ट्रांसमिशन चल रहा है। हम क्रूड ऑयल से अभी इलेक्ट्रिकल व्हीकल की तरफ जा रहे हैं और इसके बाद हम हाइड्रोजन फ्यूल की तरफ भी जाएंगे। तो इस फ्यूल ट्रांसमिशन के फेज में स्किल अपग्रेडेशन होना बहुत जरूरी है। मेरा खुद का पीएचडी भी स्किल डेवलपमेंट और आईटीआई अपग्रेडेशन में। आज मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो आईटीआई कई सालों से बने थे, करीबन कुछ आईटीआई को 50 साल हो गए, 60 साल हो गए, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आउटडेटेड होते जा रहा है। इंडस्ट्री की नीड वो हर दिन बदलते जा रही है। आप अगर अब डेली लाइफ में देखने जाओगे तो आईफोन 13 आता है, 14 आता है, 15 आता है। एक ही साल में एक मोबाइल के 3 वर्जन अपग्रेड होते हैं। तो उसके सीमित अवसर को देखते हुए हमें भी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करना बहुत जरूरी है। आईटीआई अपग्रेडेशन जो 1000 आईटीआई के लिए प्रधानमंत्री जी ने और आदरणीय फिनेंस मिनिस्टर ने घोषणा की है, ये मुझे लगता है मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि जो ग्रामीण युवा है, जिनमें जिद है, कुछ करने की एक इच्छा है, वो युवाओं को इसमें अवसर मिलेगा। और अगर क्षेत्र देखने जाते हैं तो भारत में
हमने जब स्किल गैप एनालिसिस किया था तो उसमें 11 सेक्टर्स का हमने चुनाव किया था कि ये चिन्हित क्षेत्र है जिसमें रोजगार के अवसर हो सकते हैं। उसमें मुझे लगता है कि टॉप मोस्ट जो क्षेत्र है वो एग्रीकल्चर है, उसके बाद आईटी आईटीएस है, मैन्युफैक्चरिंग है। ऐसे हमारे पास 11 सेक्टर है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने खिलौनों के बारे में भी बात की थी, जो इंडियन सेक्टर्स के एक आप कह सकते हैं कि इसमें भी फाइनेंशियल बूस्टर्स लाता है। तो प्राथमिकता एग्रीकल्चर को दे, जैसे अभी मॉडर्न एग्रीकल्चर हो रहा है, जैसे अभी ड्रोन की तरह, ड्रोन से भी हम काम कर रहे हैं। कई सॉफ्टवेयर आए हैं, जैसे क्रिस्प का भी एक सॉफ्टवेयर है जो अभी नेशनली अडॉप्ट हुआ है एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन में। जिस बेनिफिशरीज को सॉफ्टवेयर एग्रीकल्चर मशीन्स चाहिए और उसके लिए भी आपको कौशल चाहिए, तो मुझे लगता है कि सरकार ने हब एंड स्पोक मॉडल का जो डिसीजन लिया है, जो कई तो कंट्रीज में है, जैसे जापान में है, जर्मनी में है, जो शहर लेवल पे हब होगा और स्पोक लेवल जो ब्लॉक लेवल पे होगा। मुझे लगता है कि ग्रामीण व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और युवाओं को रोजगार और अप्रेंटिसशिप स्कीम जी अभी भी इन्होंने, हमारे पैनलिस्ट ने उस पर काफी अच्छा उनका मत व्यक्त किया है। इसमें अड़चने हैं, मैं भी समझ सकता हूँ कि बिकॉज इंडस्ट्री और कंपनी इज देयर टू मेक द मनी, बट स्टिल आपकी कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपको ही लगने वाला वर्कफोर्स आप तैयार कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो सेस है, लेबर सेस है, उसका भी काफी उपयोग स्किलिंग में होना चाहिए। सेकेंड थिंग, सीएसआर में मैंने कई बार केंद्र को आग्रह भी किया कि जो सीएसआर का 2% हम खर्च करते हैं, उसका 0.25% एटलीस्ट स्किलिंग के लिए रिजर्व हो, जिससे हम यूथ को और भी फोस्टर कर सके। चलिए, सभी बातें यहाँ पर सही है, लेकिन क्लियरली यहाँ पर जिस तरह से महिलाओं का भी कार्यबल में जो पेशकश की गई है कि उसमें भी इजाफा होगा, बहुत ज़रूरी है कि उनके लिए एक ऐसा माहौल बनाया जाए, सुचिता, जहाँ पर वो आगे आए और कार्य क्षेत्र में अपना योगदान देना शुरू करें, और अगर दे रही हैं तो उसको बढ़ाए भी। विमेन हॉस्टल्स का निर्माण करना, इंडस्ट्री के साथ ही उनके साथ तालमेल बैठाकर, क्रैश जैसी चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं, ख़ासतौर से अगर महिला शादीशुदा है और वहाँ पर बच्चों के लिए एक रिस्ट्रिक्शन आ जाता है जहाँ तक वर्कफोर्स में काम करने की बात है। तो कितना असर डालेंगी ये सारी चीज़ें अगर महिलाओं के कार्यबल को पूरे वर्कफोर्स में अगर बढ़ाना चाहते हैं तो? सबसे पहली बात, हमने जब देखा कि ये जो स्कीम्स आए हैं वो बहुत ही प्रॉमिसिंग स्कीम्स हैं। पहली बार इतनी गहरी सोच लगाई गई है कि ये एरियाज हैं जहाँ पे की दिक्कतें हैं और इन दिक्कतों को सुलझाने का रास्ता निकालना है। सो पहली चीज जो है, विमेन पार्टिसिपेशन, वर्कफोर्स इंडिया का पार्टिसिपेशन रेट बहुत ही कम है, जो कि इंक्रीज किया जा सकता है। अब इंडिया का चैलेंज ये है कि इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट है। हमारे कंट्री का यूथ काफी हाई है, 50% पॉपुलेशन विमेन पॉपुलेशन है। अब ये 50% पॉपुलेशन जो वर्कफोर्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है, उसके वेरियस कारण हो सकते हैं, एंड फ्यू ऑफ देम आर फॉर श्योर कि एक बार महिलाओं की शादी हो जाए, वो अपना स्टेट चेंज करें, घर चेंज करें, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज घर की भी होती है और काम की होती है, फिर काफी टाइम उनके पास वो चॉइस का ऑप्शन नहीं होता है। सो दो चीजें जो हमने देखी हैं कि आउट ऑफ द स्कीम व्हेन दे आर सेइंग कि हम विमेन लेड स्किलिंग बढ़ाएंगे और उनका रहने और आवास का आयोजना किया जाएगा, वो इसलिए भी जरूरी है बिकॉज हमारे यहाँ पे जॉब जो है मोस्टली साउथ में जनरेट हो रही है और पॉपुलेशन जो है मोस्टली नॉर्थ से साउथ शिफ्ट हो रहा है या ईस्ट से वेस्ट शिफ्ट हो रहा है। हमारे यहाँ जॉब्स का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है, तो जिसके वजह से जो भी पॉपुलेशन शिफ्ट कर रही है, माइग्रेट कर रही है, उनके लिए रहने का और एटलीस्ट 2 हफ्ते तक का सपोर्ट टू गेट एक्लिमेटाइज की उस वातावरण से वो लोग फेमिलियर हो सके, आसपास उनके पास क्या खाने का है, कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, परिवार से दूर अगर रहना पड़ रहा है तो उनको एडजस्ट कैसे करेंगे, बच्चे कैसे वहां पे पढ़ेंगे, वो सब कुछ सोच के ही महिलाएं शिफ्ट कर सकती हैं। महिलाएं ऐसे नहीं जा सकती। हालांकि जहाँ पे वो लोग रहती हैं, अगर वहां पे भी वो लोग काम करें, वो डिस्टेंस अगर 25 किलोमीटर से ज्यादा है तो वहां पे भी दिक्कतें हैं। तो इसी कारणवश अगर देखा जाए, उनका वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए उनके लिए सुविधाएं बढ़ानी पड़ेंगी, बैलेंस वर्क लाइफ देखना पड़ेगा।
महिलाओं का काम जो है आजकल आज के डेट में कोई डिफरेंट नहीं है, वो सारा काम कर सकती है, उनके पास सारा स्किल भी सिमिलर आ सकता है। हालांकि प्रोडक्टिविटी लेवल्स गारंटीड हैं कि ये सारी स्टडीज ने बताई हुई हैं, महिलाओं की प्रोडक्टिविटी लेवल्स हायर होती हैं। बट ये सब कुछ अगर हम लोग उनको थोड़ा फैसिलिटेट करें, डिफरेंट जेंडर है, उनकी प्रॉब्लम्स को समझ के उसके हिसाब से माहौल बनाया जाए, तो डेफिनेटली उनका वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन, स्किलिंग, एनहांसमेंट दोनों पॉसिबल हैं। और ये स्कीम बहुत ही वेलकम है, विच इज थिंकिंग टू टेक केयर ऑफ दैट। चलिए मनीष जी, अब इम्प्लीमेंटेशन पर थोड़ा सा और मैं विस्तार से बात करना चाहती हूँ, और इसमें इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन को क्योंकि बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है, इनके रोल पर भी मुझे बातचीत करनी है। अब ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्रीज़ की पार्टिसिपेशन हमें अभी नहीं दिखाई दे रही है अपने अपने लेवल पर, क्योंकि हम एक कोविड के बाद का जो दौर देख रहे हैं वहाँ पर काफ़ी हद तक चीज़ें बदली हैं। जिन छोटे मझोले शहरों की हम बात कर रहे हैं, हम ग्रामीण वर्कफोर्स की अगर बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्रीज़ का, कंपनियों का जो ध्यान है उस तरफ नहीं गया है, बिल्कुल गया है। लेकिन सरकार के साथ इन तरह की नीतियों में, भले ही इंटर्नशिप की बात करें, रोज़गार पैदा करने की एंगल पर बात करें, किस हद तक वो तैयार हो पाएंगी। और ख़ासतौर से अगर मैं ग्रामीण वर्कफोर्स की मैं बात कर रही हूँ, अगर मैं मेजॉरिटी अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स की मैं बात कर रही हूँ, जहाँ पर वैसे ही हम देख रहे हैं कि बहुत इंफ्रा की ज़रूरत है, बहुत डेवलपमेंट की ज़रूरत है, कैसे इंडस्ट्री के साथ आप खड़ा कर सकते हैं वर्कफोर्स पर? देखिए, इसको दो एंगल से समझते हैं। सच्चाई ये है, अगर आज सी ग्रेड इंजीनियरिंग कॉलेज से या सी ग्रेड एमबीए कॉलेज के बच्चे को देखें, तो जब वो ग्रेजुएट होके निकलते हैं तो उनको लगता है, पर अगर जॉब नहीं मिली कोई बात नहीं, अगर मेरे को किसी अच्छी कंपनी में इंटर्नशिप भी मिल जाए तो मैं 2 साल काम कर सकता हूँ और ये मेरे जीवन का अचीवमेंट होगा। मेरे पास ऐसे 50 बच्चे आते होंगे जो कहते हैं मेरे को एयरटेल में एक बार ट्रेनिंग लगवा दो, या मेरे को टीसीएस में कहीं लगा दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं काम करना चाहता हूँ। और कंपनीज का उनका एक अलग ही नखरा होता है, वो कहते हैं मैं क्यों लगाऊं भाई, मेरे पास सीट नहीं है, मेरी सीट 25,000 रुपए की है। यानी जिस जगह में मैं बैठता हूँ उसकी कॉस्ट टू द कंपनी 25,000 पर सीट, और वो फैक्ट है। यानी आप एक अच्छे ऑफिस में जहां पे महंगा किराया है, पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी और जिम्मेदारी है, एचआर कंट्रोल करेगा, तो 25,000 रुपये उसे लगता है कि मेरी कॉस्ट है, इसमें किसी मैनेजर को बिठाऊंगा वो काम करेगा, ये क्यों बैठेगा। अब सरकार ने अगर कह दिया तो ये उसकी मजबूरी हो गई कि अब आपको ट्रेनिंग देनी ही है। यानी ऐसे जैसे मानो रेगुलेशन बनेंगे तो क्या बनेंगे, ऐसे बनेंगे, ऐसे संस्थान जिनके पास 1,000 एम्प्लॉइज हैं उनको 100 एम्प्लॉइज को या 80 एम्प्लॉय को या 50 एम्प्लॉइज को ट्रेनी रखना ही होगा। अब इससे क्या हुआ, उनको मजबूरी भी हो गई, और उनको कंसोलेट करने के लिए आपने कह दिया भाई ठीक है, आप इनको जो स्टाइपेंड है वो हम दे देंगे, है ना। और अगर आपने इनमें से किसी को परमानेंट कर लिया तो उसको 3-4 साल तक इसका जो पीएफ का कंट्रीब्यूशन है वो हम दे देंगे। तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को पुश किया जा रहा है कि आप लोगों को एकोमोडेट करो। अब कंपनीज को लगता है कि अगर वो ट्रेनिंग ऑफिस में नहीं दे पा रहे तो कहेंगे ठीक है वर्क फ्रॉम होम करो। मानो एयरटेल है तो वो कहेंगे ठीक है एक काम करो, इनको 100 लोगों को मार्केट में एक्स्ट्रा उतार देते हैं। अगर किसी के पास मानो 25,000 एम्प्लॉय है पूरे कंट्री में और उसको 5% करने हैं, तो 5,000 मानो एम्प्लॉय, मानो 2,000 एम्प्लॉय उनको भेजना होगा, 2,000 एम्प्लॉय को मार्केट में उतार दो। तो वो 2,000 फ्रेश एमबीए और ग्रेजुएट जिनको एयरटेल की बिल्डिंग को टच करने का अधिकार नहीं हो रहा था, वो वहां चले गए। और जब वो 1 साल अगर एक बार एयरटेल में काम करने लगे तो उनको इंडस्ट्री वेलकम कर लेगी, सिमिलर टू अग्निवीर। तो वापस ये बनाना पड़ेगा कि ये फेक ना हो, ये नकली ना हो। जैसे सरकारी जमीन पर बने हुए हॉस्पिटल, सरकारी जमीन पर बने हुए स्कूल ईडब्ल्यूएस के बच्चों को एडमिशन नहीं देते, ईडब्ल्यूएस के बेड नहीं लगाते, उसी तरीके से कहीं ऐसा तो नहीं होगा बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जैसे कोई बड़ा मीडिया हाउस या कोई बड़ी मोबाइल कंपनी या बड़ी कार कंपनी, मारुति जैसे कहें, उन्होंने कहा भाई आपको 300 बच्चों को लेना है, तो कहेंगे ठीक है भाई हमने आधार से लिंक कर दिया, आपको पैसे पहुंचते रहेंगे, आपको आने की जरूरत नहीं है। तो हमारा सरकार का ऑब्जेक्टिव फेल ना हो जाए, इसके लिए इसकी एक रिपोर्टिंग होनी चाहिए और बच्चों को यह बताना पड़ेगा कि डेली अटेंडेंस का रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास भी जाएगा और कहां से अटेंडेंस हो रही है वो लोकेशन भी कैप्चर हो। इस तरीके से जियो टैगिंग पड़ेगी। और आपको बता दूं आरओसी में जिस तरीके से डेटा कंट्रोल हो रहा है, ये करना बिल्कुल इजी है, पॉसिबल है और सस्ता है, महंगा भी नहीं है।
डेली की हो, आपने डेली क्या रिपोर्टिंग सीखी, या वीकली आपने वीकली डॉक्यूमेंट भर के दिया, आपने रेलिवेंट पिक्चर्स अपलोड करने चाहिए, जिससे कि उसको रियल में, एक होता है कि रिपोर्टिंग अपने लिए करना, एक होता है सरकार के लिए रिकॉर्ड के लिए करना। अगर वो सब कर लेगा तो एक बार किसी ने पीपीटी बना ली ना, तो उसको बहुत एक्सपीरियंस होता है एक बार बनाने में, तीसरी बार में तो वो मास्टर हो जाता है। तो ये इस तरीके से कुछ तरीका बनाना पड़ेगा कि उस एम्प्लॉय को या उस ट्रेनी को इतनी जिम्मेवारी हो कि आज नहीं तो कल मुझे शाम को डेटा अपलोड करना है, और उसका एक लिंक सरकार के पास भी होगा, और सरकार का कोई अधिकारी भी उसको एक्सेस करता है, और कंपनी का कोई अधिकारी भी एक्सेस कर सकता है। इसमें मुझे लगता है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की टीम को एंगेज करके मॉनिटरिंग भी करनी पड़ेगी। मानो अगर फाइनेंस के सेक्टर में जो एम्प्लॉय जो जो ट्रेनीज गए उनको सीएस मॉनिटर करें, इंजीनियर्स के सेक्टर में जो गए उनको इंजीनियर्स मॉनिटर करें, ऐसे अलग अलग, जैसे मानो स्टाफिंग एसोसिएशन है, एचआर में जो लोग गए उनको मानो इंडियन स्टाफिंग फेडरेशन के लोग मॉनिटर करें। ऐसे इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग अगर एजेंसीज करेंगी तो ट्रू डेटा निकल के आएगा। ये सच्ची देशभक्ति होगी, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट को या फेडरेशन को कोई इसके लिए पैसा मिले या ना मिले, लेकिन जेन्युइन लोगों को ट्रेनिंग मिले। बिल्कुल ऐसा होगा, आपने किसी आईआईटीएन को पैसा फीस फ्री कर दी तो ये एक बड़ी काम होगा, लेकिन इसको मॉनिटरिंग पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। इसी तरीके से आधार लिंक होगा, इसमें कोई कहने की बात नहीं है, और ये मैंडेटरी कर दिया जाए कि उनको अपनी आईटीआर भी भरनी पड़े। इस तरीके से जब वो आईटीआर भरेगा तो दिखाएगा मुझे इनसे सैलरी मिली, जब वो सैलरी मिली होगी तो उसके अकाउंट में आई होगी, पीएफ कटा होगा तो उसके अकाउंट में आया होगा। तो इस तरीके से छोटे छोटे स्टेप लेके हम एम्प्लॉय को बांध सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो एक बार कहीं कर ले दूसरी बार कहीं लग ले। इन सब में हमें एक रिस्ट्रिक्शन बनाना पड़ेगा कि वो ब्रेक लेगा तो कितना लेगा, छुट्टियां लेगा तो कितनी लेगा, अगर छुट्टियां लेगा तो उसके बदले में कंपनसेट कितना करेगा, मानो इस दौरान कोई प्रेग्नेंट लेडी होगी तो उसके रेगुलेशन क्या रहेंगे। आपको और डीप डिटेल में जाना पड़ेगा, पॉलिसी पे बहुत थॉरोली काम करना पड़ेगा, मैं ये सोचता हूँ। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी मेरे ख्याल से एक बहुत ज़रूरी जिम्मेदारी हो जाएगी, जो बहुत गंभीरता से निभानी भी होगी। डॉक्टर श्रीकांत, क्योंकि वित्तीय सहायता भी यहाँ पर नौजवानों को प्रोवाइड की जा रही है एजुकेशन लोन के तौर पर, उसके बारे में जानकारी दें, और उसका अपटिक कितना होता हुआ आप देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पिछले कुछ सालों में हमने एजुकेशन लोन को लेकर जो अपटिक है वो नहीं देखा है, बिल्कुल देखा है। थोड़ी सी जागरूकता में कमी, और क्योंकि एजुकेशन लोन को लेकर अगर खासतौर से अगर हम भारत की बात करें, अक्सर जो लोन लेता हुआ हम देख रहे हैं वो विदेश जाने के लिए शायद लोग ज़्यादा तरजीह देते हैं, लेकिन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट्स में अब आप लोन ले पाएंगे। कुछ इसकी जानकारी दें, और कैसे ये फिर एक कदम आगे होगा टुवर्ड्स स्किलिंग, जिसकी हम चर्चा भी कर रहे हैं। जी, मैं इस पे डेफिनेटली बात करूंगा। अभी हमारे आदरणीय पैनलिस्ट ने जो बात की इम्प्लीमेंटेशन की, अगर अनुमति है तो मैं उस पर 2 मिनट बात करना चाहता हूँ। अच्छा, इम्प्लीमेंटेशन में अभी जो सर ने बताया वो काफ़ी मात्रा में काफ़ी चीज़ें अभी कवर हो चुकी है। जो इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म का इन्हांसमेंट है, जैसे कई स्कीम्स है, जैसे दीनदयाल ग्रामीण कौशल विकास योजना और पीएमकेवीवाई जो सर ने बताई, उसमें काफ़ी लूपहोल्स थे, उसमें कवर करना पड़ा। लेकिन दीनदयाल ग्रामीण कौशल विकास योजना अभी काफ़ी मॉडर्न हुई है। अभी जैसे सर ने बताया कि काफ़ी चीज़ें टेक्नोलॉजी बेस्ड हम एनेबल कर सकते हैं, जिसमें आपका थंब इम्प्रेशंस हो गए हैं, आपका फेशियल रिकग्निशन हो गया है, आई रिकग्निशन हो गया है, आपका फिजिकल प्रेजेंस, वीडियो रिकॉर्डिंग, आपका जियो टैगिंग, ये सब चीज़ें अगर हम करते हैं तो मुझे लगता है कि दिस विल बी वन ऑफ द बेस्ट स्कीम जो देश के आत्मनिर्भर होने में और देश के प्रोग्रेस में बहुत अच्छी भूमिका तय करेंगी। आपने जो प्रश्न मुझे पूछा है कि एजुकेशन लोन के बारे में, अगर हम देखने जाए तो देश की मैक्सिमम आबादी जो है, करीबन 70 to 75% जो आबादी है वो ग्रामीण शहरों में या ग्रामीण भाग में रहती है। उनके पास वो सुख सुविधाएं नहीं है जो अच्छा एजुकेशन ले पाए। तो मुझे लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बार जो डोमेस्टिक यूथ के लिए जो आइडिया दी है, जैसे शहर के बच्चों को जो फर्स्ट टाइम जॉबर है, जैसे आईटीआई अपग्रेडेशंस भी हो रहे हैं, जिसको फर्स्ट टाइम जॉब करना है, फर्स्ट टाइम कुछ नया सीखना है, जैसे ट्रेडिशनल एजुकेशन जैसे बीए किया, बीकॉम किया, उसके बाद उसकी एम्प्लॉयबिलिटी नहीं बढ़ रही है। तो मुझे लग रहा है कि ये इस बार 7.5 लाख से 10 लाख का डोमेस्टिक एजुकेशन के लिए जो एजुकेशन लोन दिया है, इसके लिए मुझे लगता है कि स्टूडेंट को ज़्यादातर हमें अवेयरनेस प्रोग्राम के माध्यम से सरकार
सरकारी एडवर्टाइज के माध्यम से स्कूल को कॉन्फिडेंस में लेके यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज को भी कॉन्फिडेंस में लेके इस पे रूरल लेवल की काउंसलिंग करनी पड़ेगी कि डोमेस्टिक अपॉर्चुनिटीज आर देयर एंड गवर्नमेंट इज रेडी टू हेल्प यू बाय गिविंग यू 10 लाख रुपीज एज अ एजुकेशन लोन। और ये एजुकेशन लोन लेने के बाद वो स्टूडेंट्स को इतने अच्छी तरह से काउंसिल करना पड़ेगा, उसको अपॉर्चुनिटीज हमें दिखानी पड़ेगी कि देश में क्या क्या नए अवसर आ रहे हैं, ना कि वो फिर से ट्रेडिशनल एजुकेशन में जाए और वो 10 लाख का लोन लेने के बाद उसको फिर से रिपेमेंट करना है तो उसको टेंशन आए। तो मुझे लग रहा है कि प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए, टेक्निकल एजुकेशन के लिए 10 लाख का लोन डोमेस्टिक लेवल पे मुझे लगता है कि बहुत अच्छा कारीगर होगा। दूसरी चीज हम देख रहे हैं कि आईटी अपग्रेडेशंस में जो नए यूथ आ रहे हैं वो फर्स्ट टाइम जॉब मार्केट में आ रहे हैं। मोस्ट ऑफ आईटीआई स्टूडेंट्स होते हैं वो एक गरीब परिवार से आते हैं और फर्स्ट टाइम उनको जॉब करना पड़ता है। तो आईटीआई में भी सरकार ने काफी सहूलियत लाई है। और हमने मध्य प्रदेश में अभी एक BOCW, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर जो होते हैं, उनके गरीब बच्चों के लिए हमने स्टेट ऑफ द आर्ट बनाया है। और वो आईटीआई मुझे लगता है कि देश के लिए भी एक एग्जाम्पल हो सकता है, जिसमें सुबह से लेके शाम तक स्टूडेंट्स को हर सुविधा दी जा रही है और टॉयलेट से लेके टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। मुझे लगता है कि सरकार को जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर जो सरकार ने आईटीआई अपग्रेडेशंस के लिए, आईटीआई के लिए लगाए है, मुझे लगता है कि उसमें कई ज्यादा मात्रा में क्वालिटेटिव एनालिसिस भी होना चाहिए और क्वांटिटेटिव एनालिसिस। चलिए, यहाँ पर मांगे बहुत सारी हैं और फिलहाल जिस तरह के ऐलान किए गए हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। सौगात फिलहाल तो दिखाई दे रही है, लेकिन आने वाले वक्त में मेरे ख्याल से हम एक बार फिर जुड़ेंगे और देखेंगे कि इसका अमल कैसे किया जा रहा है, इम्प्लीमेंटेशन और ज़मीन पर कितना काम हो रहा है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास पेशकश में शिरकत की, और आज के इस एपिसोड में मुझे भी इजाज़त दें। नमस्कार।